हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज आपकी एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में जो हम नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले जो चैप्टर आपने डिस्कस किया है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर हो, आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप हो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। हम अपने इस चैप्टर को एक क्वेश्चन से ओपन करते हैं। हमें पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर हमें ये समझना है, ये देखना है कि क्या वापस मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है क्या। अब इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी, जिसको अपने को इस चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करना है। उनमें से सबसे पहला टर्म जो अपने को डिस्कस करना है वो कौन सा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो इसको शुरू करते हैं। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन दूं मैं आपको, तो ये हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी सरफेस एरिया। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपने एक प्लेट रखा हुआ है। आपका वो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर उस प्लेट के एरिया को क्रॉस करके निकल रही हैं, दैट मीन्स उस प्लेट के एरिया से एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है। और कितना लिंक हुआ है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके उस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है वो हमेशा ये बताता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी सरफेस एरिया कितना है। अगर मैं आपको एक सिचुएशन ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरह की होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है या किसी भी शेप का प्लेट रखा हुआ है। यहाँ आपके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तो ये है, और यहाँ आपके इस प्लेट का जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये आ रहा है। यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है वो मैंने थीटा मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके प्लेट के एरिया से डेफिनेटली कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हुई हैं, तो यहाँ एक मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। इस फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इट इज बी ए कॉस थीटा। तो हमेशा आपके इस एरिया से जो फ्लक्स पास होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा हमेशा किस किस के बीच का एंगल है, हमेशा बी वेक्टर या ए वेक्टर या बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज सिंपली बी डॉट ए। ये लिख दिया अपन ने। अगेन मैंने आपको बताया था कि थीटा हमेशा किस किस के बीच का एंगल होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कॉइल रखा हुआ है और उस कॉइल के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो जब भी आप किसी एन टर्न कॉइल को इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, हमेशा उससे जो फ्लक्स पास होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज एन बी ए कॉस थीटा। सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ एन टर्न कॉइल हमेशा कितना होगा, एन बी ए कॉस थीटा होगा। चलिए ठीक है, अब एक बार अपने मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद इतना डिस्कशन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होता है। कभी भी अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करना हो तो इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, ऐसा ही यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा होता है आपके पास वेबर, और इसका एक डिराइव्ड यूनिट भी होता है जिसको अपन बोलते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। सो द डिराइव्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। एक सीजीएस यूनिट भी होता है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोलते हैं। और कभी भी अगर आपको वेबर को मैक्सवेल में कन्वर्ट करना हो या मैक्सवेल को वेबर में कन्वर्ट करना हो, दैट इज एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए एक सिंपल सा कन्वर्जन है हमारे पास, विच इज 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, तो ये है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट के बारे में आइडिया। अब अगर यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लिया है तो हम अपने मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन को भी पकड़ लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, इट इज ml/a-1 t-2। ये कैसे आता है, तो आप इसे निकाल सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन है या जो यूनिट है वो हमेशा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर लिखते हैं अपन। तो यहाँ मुझे किसी तरीके से इस टेस्ला का जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब टेस्ला का डायमेंशन चाहिए रहेगा। अब हमें पता है कि किसी मूविंग चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका वैल्यू हमेशा QVB sin थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन हो जाएगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा, स्पीड का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपको निकालना है, साइन थीटा यूनिटलेस होता है। तो क्या यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर आता है, यस। तो उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ मिलेगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर बन रहा है न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड, तो न्यूटन इंटू मीटर को आप लिख सकते हैं जूल, और उसका डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2। तो ये हो जाएगा ml/t-2। ऊपर एक सेकंड बचा हुआ है तो इसको एक टी लिख दिया है। नीचे है आपके पास कूलम, कूलम को लिखते हैं अपन AT।
जिसमें ए तो हमेशा हो जाएगा एम्पियर और टी हो जाएगा सेकेंड। तो एक टी से एक टी कट जाएगा, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ml2 a-1 t-2 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। इसमें हमेशा आपको मैग्नेटिक फील्ड दैट इज टेस्ला को आपने कैसे एक्सप्रेस किया है ये आना चाहिए। हमेशा टेस्ला को आप न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ आता है जिसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये हमारे इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमेशा क्या होता है, इसको अपन दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मान लेते हैं कि किसी सरफेस से एक सर्टेन टाइम इंटरवल में फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है और वो चेंज इन फ्लक्स आता है आपके पास डेल्टा फाई। तो आपके पास आपके चेंज इन फ्लक्स का वैल्यू है, आपके पास आपका टाइम इंटरवल है, तो हमेशा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होगा। भाई डेल्टा फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स कि आपके उस सरफेस से फाइनल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इनिशियल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, आप वो कैलकुलेट कर लीजिए, उनका चेंज निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कर दीजिए, ये आपको दे देगा आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक सर्टेन इंस्टेंट पर। तो यहाँ जब भी आपको एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिफाइन करना हो, आप हमेशा उसके लिए डी फाई बाई डी टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे इस चैप्टर में इस दोनों चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मुझे अपने मैग्नेटिक फ्लक्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉइल ऑफ एरिया वेक्टर इक्वल्स टू 2 i cap plus 3 k cap मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap टेस्ला, फाइंड द फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस कॉइल। भाई आपको आपके कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सब दे रखा है, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला है कि फ्लक्स हमेशा होता है B डॉट ए। अब यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या दे रखा है भाई, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। एरिया वेक्टर दे रखा है आपको 2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। यहाँ से मिलेगा आपको 4 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 16 वेबर। तो यहाँ से हमारे फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आ रहा है भाई, 16 वेबर सॉल्व होकर आ रहा है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज circular coil of 100 turns and radius 2 centimeters is placed in a uniform magnetic field B equal to 2 Tesla, making an angle of 60 degree with the direction of field. Then find flux passing from this coil. अब इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, द सर्कुलर कॉइल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब आपके सर्कुलर कॉइल के प्लेन ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। अगर हम यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे ड्रॉ करके दिखाए तो वो कुछ इस तरह की है। आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, मेरे इस सर्कुलर कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा और इससे एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। और आपको सवाल के अंदर बोला गया है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ने कॉइल के प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। पर यह मेरे काम का एंगल नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है भाई आपके पास, वो है 2 टेस्ला। एरिया कितना है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, तो पाई एज इट इज, आर का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 लगाएंगे अपन लोग, वो हो जाएगा √3/2। ठीक है, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू √3, जिसको अगर आप जमा लें तो आप लिख सकते हैं 4√3 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से इन वेबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे फ्लक्स का वैल्यू जो भी कैलकुलेट हुआ है वो ये आ गया है। अब हमको लगा हमारा सवाल हो गया, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स आपने कैलकुलेट किया है वो सर्कुलर कॉइल की एक टर्न से कैलकुलेट हुआ है। हमें जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो सर्कुलर कॉइल के सभी टर्न से कैलकुलेट करना है।
तो अगर हमारी सर्कुलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हमें वो भी तो इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर मैं आपकी सर्कुलर कॉइल से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो वो तो हमेशा कितना होगा, एन बी ए कॉस थीटा होगा या फिर एन फाई होगा। ठीक है, सो द टोटल फ्लक्स जो अल्टीमेटली आपके सर्कुलर कॉइल से पास होगा वो होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स थ्रू ईच टर्न विच इज 4√3 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 4√3 पाई इंटू 10⁻⁻2 वेबर। ये आपका फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा टोटल। ठीक है, याद रखने की बात है हमेशा जब भी नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो उन्हें हमेशा अपने टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर आते हैं। फाइंड द फ्लक्स थ्रू सर्कुलर रीजन इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट इन अ स्क्वायर रीजन ऑफ साइड एल। यहां पर आपको बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस r है और उसमें एक सर्कुलर रीजन मार्क करके दे रखा है, सॉरी उसमें एक स्क्वायर रीजन मार्क करके दे रखा है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। आपको बताना है कि आपके सर्कुलर रीजन से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो कितना आएगा। आपके स्क्वायर रीजन का जो साइड लेंथ है वो एल दे रखा है और स्क्वायर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड, मतलब ऐसा। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे हमेशा अपने फ्लक्स का वैल्यू अपने सर्कुलर रीजन से कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि मैं अपने सर्कुलर रीजन में एक एरिया ये मान सकता हूं, एक एरिया ये मान सकता हूं, एक एरिया ये मान सकता हूं और एक एरिया ये मान सकता हूं और ये तो मान ही सकता हूं। तो कुल मिलाकर मेरे सर्कुलर रीजन को मैं 5 एरियाज में डिवाइड कर सकता हूं और अगर इन पांचों के एरिया को जोड़ लेता हूं तो मुझे मेरा पूरा का पूरा सर्कुलर रीजन मिल जाता है। मैंने कहा कि एक एक करके आप सभी एरिया से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू निकाल लो। अब जैसे ही मैं आपके इस वाले एरिया पर गया A1, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि आपके इस A1 वाले एरिया से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि इस एरिया से किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा है। सिमिलरली आपका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इन सब में यही प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि आपके इस सर्कुलर रीजन में से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो हमेशा आपके इस स्क्वायर रीजन से जो फ्लक्स पास होगा उसी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा फंडा है जो हमेशा याद रखना होता है। जब भी आपको बोले कि मुझे एक पर्टिकुलर रीजन से मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आपके उस एरिया से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन से पास कर रहा है। अगर आपके पूरे रीजन से पास कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आपका एरिया बड़ा है और आपके उसके एरिया के छोटे से रीजन से ही फ्लक्स पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो आपको हमेशा फ्लक्स कैलकुलेशन के टाइम पर हमेशा वही एरिया लेना है जिसमें से आपका मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके इस सर्कुलर रीजन से जो भी फ्लक्स पास होगा वो हमेशा आपके इस स्क्वायर रीजन से जो फ्लक्स पास होगा उसके बराबर आ जाएगा। और भाई स्क्वायर रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड का है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड, तो यहाँ पर आपका बी और ए सेम डायरेक्शन में हो गया। हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस 0। तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की साइड लेंथ एल दे रखी है आपको। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं फॉर दिस केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब हमें डिस्कस करना होता है हमारे एक्सपेरिमेंट को। फैराडे एक्सपेरिमेंट में हमारा डिस्कशन किस चीज़ पर है? हमारा डिस्कशन उसी क्वेश्चन पर है जहाँ से आज अपन ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। हमें ये देखना है कि क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है क्या। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, और उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि यस, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। हमें भी उनकी एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा देखना है, स्टडी करना है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं निकाल के लाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? सेटअप आपको कुछ इस तरह का दे रखा है। अब इस सेटअप में मेरे पास सबसे पहले एक मैग्नेट है और एक कॉइल है। यहाँ पर आपने एक अरेंजमेंट बना रखा है जिसमें आपको बोला गया है कि आपको हमेशा मैग्नेट और कॉइल की एक्सिस को एक ही लाइन पर रखना होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे इस कॉइल के साथ मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अभी मेरा मैग्नेट अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, कॉइल भी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लिया। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करके आई कैन से कि मैग्नेट की फील्ड लाइंस कॉइल के एरिया को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है, पर मैग्नेट और कॉइल अभी रेस्ट पर हैं। इसका मतलब अभी कॉइल के एरिया से जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो कांस्टेंट है। आपके गैल्वेनोमीटर में राइट नाउ डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मुझे बोला गया है कि आप इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर आइए।
जैसे ही आप इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर आते हो, तुरंत इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसको आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन से शो कर देता है। हमारा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब आप इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहे थे, उसी समय आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, क्योंकि जब आपने मैग्नेट को मूव करते 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 लाके रोक दिया, उसी समय आपके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ मैग्नेट के मोशन की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा आपके कॉइल के एरिया से फ्लो हुई है, वेरी हुई है, जिसकी वजह से ही हमेशा आपके गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। ठीक है, अब हम इसका आंसर जानते हैं। सर, जब आप अपने मैग्नेट को यहाँ से यहाँ लेकर आए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इज इंक्रीजिंग, और क्योंकि आपके फ्लक्स का वैल्यू इस एरिया से चेंज हो रहा था, इसी वजह से आपके इस सर्किट में, आपके एक सर्किट में करंट शो हुआ है। तो हम यहाँ पर अपने इस सर्किट में जो भी करंट शो हुआ है ना, उसका कारण क्या बोल रहे हैं? चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि हमारे करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? चेंज इन फ्लक्स। आप यहाँ पर ज़्यादा चेंज इन फ्लक्स लेकर आएंगे, आपको हमेशा यहाँ पर आपके इस कॉइल में जो करंट ऑब्जर्व होगा वो भी ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। एक और ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि अगर मैं इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल फास्ट मूव करता हूँ, तो ऐसा करने से आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है। अब ये कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब आप इस मैग्नेट को फास्ट मूव करते हो, तो आपका जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो कम समय में हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपने वो जो फ्लक्स चेंज लाया है वो कितने समय में लाया है। और अगर मैं इस मैग्नेट को फास्ट मूव कर रहा हूँ, तो मैं अपना फ्लक्स चेंज कम समय में ला रहा हूँ, इसी वजह से मुझे हमेशा आपके इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। देयरफॉर यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कि यहाँ ये भी मैटर करता है, कौन? डेल्टा टी। अब अगर आप थोड़ी शक्ल ध्यान से देखो इसकी, तो ये डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा आपकी इस कॉइल में जो भी करंट आया है, अब से इसको इंड्यूस करंट बोलेंगे अपन, आपकी इस कॉइल में जो भी इंड्यूस करंट आया है वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। अगर आपका ये मैग्नेट फास्ट मूव करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, हेंस आपके इंड्यूस करंट का वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन सर हमारे इस सर्किट में अगर करंट आया है तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ भी होगा। तो यहाँ पर हमारे जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो क्या क्या है, ध्यान से देखें। जब आपने मैग्नेट को मूव किया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू थ्रू द एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हुआ, जिसकी वजह से एक ईएमएफ आपके इस कॉइल में इंड्यूस हुआ, एंड दैट ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस करंट जो आपके इस सर्किट में आपको ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, तो फैराडे ने फाइनली ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करके बोला कि अगर आप इस मैग्नेट को यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ आपके इस एरिया से फ्लक्स का वैल्यू चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ डेवलप होता है जो इस सर्किट में करंट को लेकर आता है। यही चीज़ हम यहाँ पर अपने फैराडेज लॉ के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल्स टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। मतलब जब भी आपके सर्किट में किसी तरह का फ्लक्स चेंज आएगा, हमेशा वहाँ पर आपके ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये आपका फैराडे लॉ आ गया, और इससे अल्टीमेटली ये भी डिमॉन्स्ट्रेट हो गया कि यस, आप मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी ईएमएफ इंड्यूस का जो एक्सप्रेशन है उसमें हमेशा आपको यहाँ पर मॉड लगा के दिया है, क्योंकि फैराडेज लॉ के बेसिस पर आपको सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस के मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन पता लगी है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। इसके रिगार्डिंग एक आध सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है, it is rotated about its vertical diameter through 180 degrees in 0.25 seconds. Estimate the magnitudes of the EMF and the current induced in the coil. ठीक है, horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is 3 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। अब देखो इस सवाल के अंदर जो काम की चीज़ें हैं, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है और रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स, और ये है आपके कॉइल का रेजिस्टेंस। ठीक है, और आपने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है हमारे पास? 3 into 10 to the power minus 5 टेस्ला है। ठीक है, अब अगर आपके इस क्वेश्चन को हम वापस करके देखें, दैट इज इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, तो यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ आपको बोला गया है कि मैंने अपने एक सर्कुलर कॉइल को एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
और आपके उस सर्कुलर कॉइल को मैं हमेशा एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देता हूँ। मुझे बताना है कि आपके ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू क्या होगा। तो चलो यहाँ पर दोनों सिचुएशंस ड्रॉ करता हूँ मैं। आपकी जो इनिशियल सिचुएशन है वो यहाँ पर क्या होगी, ये सपोज आपका सर्कुलर कॉइल है, इस तरह से बना देते हैं अपन उसको, और ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अभी इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बोला था आपने को। अब आपको ये कहा गया है कि अभी आपके एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, वो यहाँ पर कुछ इस तरह का है। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब आपने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो हमेशा इससे एक फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको बोला कि हमें हमेशा अपनी इस कॉइल को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। जैसे ही आपने रोटेट किया, कितने एंगल से रोटेट करने को बोला है आपको, वो 180 डिग्री से रोटेट करने को बोला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसी केस का फाइनल सिचुएशन क्या बनेगा, फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरह का हो जाएगा कि यही कॉइल बनाई अपन ने, ये इसका वर्टिकल एक्सिस हो गया, आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्योंकि आपने कॉइल को टर्न किया है बाय 180 डिग्रीज, तो अब इसका एरिया वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि क्या इनिशियल केस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के पैरेलल है, यस, तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, BA। लेकिन फाइनल केस में आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा, -BA। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ है, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ है तो यहाँ पर एक EMF होगा, यहाँ पर आपकी कॉइल में करंट भी फ्लो करेगा, हमें उसका वैल्यू निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि हमारे कॉइल के एरिया से जो इनिशियल फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, सर इनिशियल फ्लक्स टू द कॉइल होगा BA cos 0। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स का वैल्यू लिख दिया मैंने BA cos 0, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख दिया, एरिया का वैल्यू लिख दिया, और यहाँ से आपके इनिशियल फ्लक्स का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ से फाइनल फ्लक्स का वैल्यू निकालना होगा तो फाइनल फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BA cos 180। मैंने आपको बोला था कि फाइनल फ्लक्स का वैल्यू -BA आएगा, तो एक नेगेटिव साइन BA, ये आपके फाइनल फ्लक्स का वैल्यू। अब हमें पता है कि हमेशा हमारे EMF इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो एग्जैक्टली वही लिखा है मैंने यहाँ पर, बट ऑलवेज रिमेंबर आपको हमेशा फ्लक्स थ्रू द कॉइल निकालना है और कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा इंक्लूड करने हैं, तो हमने उसे यहाँ किया है। दूसरी बात, हम लोग हमेशा यहाँ पर EMF इंड्यूस का मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, इसलिए हमने चेंज इन फ्लक्स के ऊपर भी मॉड लगा दिया है। तो यहाँ से अगर मैं अपने चेंज इन फ्लक्स का वैल्यू देखूंगा तो वो कितना आ जाएगा भाई, 3π × 10⁻⁷ माइनस 3π × 10⁻⁷, चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6π × 10⁻⁷। सब्सटीट्यूट किया, आंसर सॉल्व किया, यहाँ से मेरे पास अपने EMF इंड्यूस का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड आ गया है और अगर आपको आपकी इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी पता है, तो हम लोग यहाँ से इसका करंट निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, E/R। तो ये E/R सॉल्व कर लिया अपन ने, आपके करंट का वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस आपको ये रिजल्ट है वो अप्लाई करना है, इससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.7 seconds at a steady rate. ठीक है, determine the magnitude of induced EMF and the current during this time interval. अब इसमें भी पहले इंपॉर्टेंट डेटा मार्क कर लीजिए। Square loop of sides 10 cm, resistance 0.5 ohm is placed vertically in a east-west plane. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। तो ये तो वैल्यू किसकी है भाई, आपके स्क्वायर की साइड लेंथ है, ये है आपके स्क्वायर का रेजिस्टेंस, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर सिचुएशन कैसी है। ध्यान से देखें, आपको बोला है एक स्क्वायर लूप है जिसको आपने ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है और वर्टिकली रखा हुआ है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज आपका स्क्वायर लूप है, ये साइड लेंथ A दे रखी है आपको, और इसे अपन ईस्ट डायरेक्शन बोल रहे हैं, इसे अपन वेस्ट डायरेक्शन बोल रहे हैं। अंदर आपका नॉर्थ वाला डायरेक्शन होगा, बाहर आपका साउथ वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको बोला है कि मैंने इस पूरे के पूरे स्क्वायर लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोला उसने। देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो अंदर वाला डायरेक्शन नॉर्थ है, बाहर वाला डायरेक्शन साउथ है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये थोड़ी होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो ये होगा। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ने, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ने, हमेशा आपके इस स्क्वायर लूप के प्लेन के साथ कितना एंगल बना रखा होगा,
45 डिग्रीज का बना रखा होगा। कितना बना रखा होगा भाई? 45 डिग्रीज। किसने किसके साथ? यहाँ पर आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ने आपके स्क्वायर लूप के प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रखा होगा। तो फिर स्क्वायर लूप के परपेंडिकुलर के साथ, दैट इज एरिया वेक्टर के साथ, हमारे इसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा यहाँ आपके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है भाई, इसका मतलब आपके इस एरिया से कुछ ना कुछ फ्लक्स तो पास होगा। आगे देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, मतलब तुरंत आपने कुछ समय बाद आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो कर दिया। इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू फाइनल वाला जीरो हो गया होगा। मतलब इनिशियली कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, फाइनली वो फ्लक्स जीरो हो गया है, देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। इसका मतलब 100% यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, हमें उसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना रहेगा इनिशियल फ्लक्स का वैल्यू। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमेशा आपके स्क्वायर लूप से पास करेगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। मैंने बताया आपको थीटा हमेशा 45 डिग्री होगा आपका, तो कॉस 45 कितना हो जाएगा भाई? 1/√2। बी का, ए का, सबका वैल्यू यहाँ पे रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका 0.1 टेस्ला है। एरिया हमेशा आपके स्क्वायर लूप का ए स्क्वायर हो जाएगा। ए का वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, उसे मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। और कॉस थीटा में कॉस 45 1/√2 होगा, वो आ गया भाई। ये आपके इनिशियल फ्लक्स का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हमको निकालना है सर फाइनल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स तो जीरो होगा सर, कारण क्या है उसका? क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया है, इसलिए आपके फाइनल फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया है? जीरो आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक चेंज इन फ्लक्स हुआ है, उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, आपको उसका वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो वो हमेशा यहाँ पर कितना आएगा? दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पर ये जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो तो हमेशा कितना हो जाएगा आपका? 0.1 इंटू 10⁻²/√2 हो जाएगा। कितने समय में हुआ है? तो ये टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर सवाल के अंदर 0.7 सेकेंड्स लगा कर दिया रखा है। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल आपने यहाँ रखा, आपने अपने फ्लक्स चेंज की हेल्प से यहाँ पर आपके ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू 1 मिलीवोल्ट सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, अब अगर ये हमेशा आपके ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू है, आपको आपके सर्कुलर कॉइल में रेजिस्टेंस भी दे रखा है, यहाँ से करंट का वैल्यू आ जाएगा E/R और उसका वैल्यू आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन अपन ने करे हैं ना, इसमें अपन ने ये देखा कि आपके फ्लक्स का वैल्यू चेंज हुआ और अल्टीमेटली आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। समझ आ रही है बात? तो ये है हमारे ईएमएफ इंड्यूस का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट अपने दूसरे फंडे पे चलते हैं, जो है आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। नाउ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के अंदर हमें डिस्कस करना होता है लेंज लॉ, क्योंकि फैराडेज लॉ सिर्फ हमें हमेशा आपके ईएमएफ इंड्यूस के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, लेकिन एक्चुअली आपके ईएमएफ इंड्यूस का नेचर कैसा होता है उसके लिए अपन को हमेशा लेंज लॉ पढ़ना होता है। लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? According to Lenz law, the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. भाई ये कहता है कि हमेशा आपके सर्किट में अगर किसी वजह से EMF डेवलप हुआ है तो उस EMF इंड्यूस का जो पोलैरिटी होगा वो इस तरह का होगा कि वो एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा। और कॉज क्या है भाई? आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हमें हमेशा अपने चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना होता है। ये आपका लेंज लॉ कह रहा है। चलो एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे को एक सिचुएशन बनाकर दिया है यहाँ पर, और सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मेरे को यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल बनाकर दिया है। ठीक है, अब जो सर्कुलर कॉइल आपको यहाँ दिया है और जो मैग्नेट आपको दिया है वो एक ही एक्सिस पर रखे हुए हैं। एंड लेट अस कंसीडर कि मैं इस मैग्नेट को नीचे लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इस मैग्नेट को नीचे मूव करेंगे तो क्या आपके इस कॉइल के एरिया से फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा साहब, क्योंकि जैसे जैसे ये पोल पास आता जाएगा, फील्ड लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस होंगी, आपके फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। अगर आप मैग्नेट को नीचे मूव करते हो, फ्लक्स टू द कॉइल अगर बढ़ता है, तो लेंज लॉ ये कहता है कि आपको हमेशा इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है। मतलब अभी अगर अपन देखें तो आपकी सर्कुलर कॉइल का प्लेन कुछ इस तरह का है और इसमें से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया मैंने। अब आप ये बोल रहे हो कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस एरिया से जो फ्लक्स का वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है और मुझे उससे डिक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसके लिए हमारा आइडिया ये है कि हम एक और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ले आएं। अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ जाएगा तो उसकी वजह से आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा और आपका वो जो बढ़ता हुआ फ्लक्स है वो घट जाएगा। सो टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स, यहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड इन अपर डायरेक्शन आना चाहिए, पर एक और मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन तभी आएगा जब इस तरह का एक करंट फ्लो करेगा। और ये जो करंट के फ्लो होने का सेंस है वो कैसा आ रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हमेशा एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, सो दैट
यहाँ पर हम हमेशा अपने लेंज लॉ को फॉलो कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक इंड्यूस करंट है जो हमेशा इस सर्किट में फ्लो करेगा। अच्छा, अब इसी चीज़ को कहने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका है वो भी देखें। अगर आप मैग्नेट को नीचे ला रहे हैं, दैट इज द कॉज जो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके इस कॉइल से फ्लक्स चेंज को कराता है। मुझे अपने लेंज लॉ के स्टेटमेंट में ये इंडिकेट कर रखा है कि मुझे हमेशा अपने फ्लक्स चेंज को ही अपोज करना है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि आपके इस फ्लक्स चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैग्नेट का मोशन। तो हम सीधे सीधे मैग्नेट के मोशन को ही अपोज करें। इसका मतलब अगर ये मैग्नेट नीचे आ रहा है तो इसे नीचे नहीं आने देना है। अगर इसे नीचे नहीं आने देना है तो यहाँ आपकी कॉइल के अंदर एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाना चाहिए, जो हमेशा आपके इस इनकमिंग नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल कर देगा, दैट इज उसे नहीं आने देगा। हम ये कह रहे हैं कि आपकी इस कॉइल के अंदर जो करंट जनरेट हुआ था उसका करंट के फ्लो होने का सेंस एंटी क्लॉकवाइज था, एंड दिस एंटी क्लॉकवाइज करंट इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। देयरफॉर हम ये नॉर्थ से इस नॉर्थ को रिपेल करवा देंगे। ठीक है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने का एक सिंपल सा मेथड मैंने आपको बता दिया। और इस मेथड्स में अपन ने ये भी एक चीज़ देखी है कि जहीं पर भी अगर आपको कहीं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिखे, आप उसे हमेशा एक नॉर्थ पोल जैसा मान सकते हैं। तो हमने वही माना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो एक केस और ले लेते हैं। यहाँ पर एक केस और लिया आपने इस तरह का। अब यहाँ आपको बोला है कि हम इस मैग्नेट को ऊपर ले जाएंगे। अब अगर इस मैग्नेट को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो इस एरिया से जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो घटेगा। आपको उसे क्या करना है? इंक्रीज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो दूर जाते हुए मैग्नेट को वापस पास लाना है। अब अगर दूर जाते हुए नॉर्थ पोल को वापस पास लेकर आना है तो यहाँ जो पोल डेवलप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? साउथ पोल जैसा। तो ये बनाया मैंने साउथ पोल, और यहाँ आपका साउथ पोल हमेशा एक क्लॉकवाइज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो इंड्यूस करंट का सेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा भाई? क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरीके से हमें हमेशा अपने लेंस लॉ को यहाँ इंप्लीमेंट करना है। और लेंस लॉ का एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, जो भी आपके चेंज इन फ्लक्स के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो उसे अपोज करें। ठीक है, यहाँ पर अपन एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि लेंस लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? तो उसके लिए यहाँ पर अपन ने एक छोटा सा सेटअप बना रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और ये उसका एक्सिस रखा हुआ है। लेट अस कंसीडर कि मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट अज्यूम करा हुआ है और वो इस तरीके से रखा हुआ है। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। हमें ये बोला गया है कि आपको इस मैग्नेट को विद सम काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स द कॉइल पुश करना है। तो मान लेते हैं कि मैंने आपके इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में पुश कर दिया है विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। अब जैसे ही आपका ये मैग्नेट मूव करेगा, यहाँ पर फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर हमेशा इस कॉइल का टेंडेंसी इस नॉर्थ को पास नहीं आने देने का होगा। इसका मतलब इसमें एक इंड्यूस करंट सेटअप होगा और उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। अब आपके इस कॉइल में जो नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ है, क्या वो हमेशा इस मैग्नेट के नॉर्थ को पास आने से रोकेगा क्या? बिल्कुल रोकेगा, क्योंकि ये वाला इस वाले को रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो आपका मैग्नेट हमेशा इस डायरेक्शन में एक ऑपोजिंग फोर्स फील करेगा, जिसकी वजह से क्या इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा क्या? यस। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा मैग्नेट आगे मूव करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। चलो मान लेते हैं इस पॉइंट पर आपका मैग्नेट आके रुक गया। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेट आकर रुक गया तो इस पॉइंट पर आपके इस मैग्नेट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? यस। तो यहां पर एक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। अब हमसे ये पूछा जाता है कि ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया? तो आप देखें, जब भी आपका ये मैग्नेट यहां से यहां तक का मोशन कर रहा होगा, हमेशा आपके इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट रहेगा। अगर इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू I है, और अगर इस कॉइल में एक रेजिस्टेंस है, तो आपके इस करंट की वजह से क्या आपके इस कॉइल में एक हीट जनरेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ हमेशा जो आपके हीट जनरेटेड का वैल्यू होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा H इक्वल्स टू I²R डेल्टा टी। यही होगा। ठीक है, कि आपकी कॉइल में जो करंट फ्लो हुआ है उसकी वजह से हमारे कॉइल में एक हीट जनरेशन होगा और उसका वैल्यू ये हो जाएगा। इसमें डेल्टा टी क्या है भाई? डेल्टा टी है वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपका ये हीट जनरेशन हुआ है। अब हम ये बोल सकते हैं कि सर जब आप मैग्नेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आए, ऐसा करने में जो टाइम बीत गया है वो डेल्टा टी है,
और इतने टाइम ड्यूरेशन में जो भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है वही हमेशा आपके हीट जनरेटेड की फॉर्म में निकल कर आ गया है। दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट में अगर आपने काइनेटिक एनर्जी लूज किया है तो वो सारा काइनेटिक एनर्जी कहाँ डिस्प्ले हो गया है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो यहाँ वी आर राइटिंग दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट जनरेटेड जो आपकी कॉइल में हुआ है। इस हिसाब से मान लेते हैं कि इस मैग्नेट का काइनेटिक एनर्जी सपोज इनिशियली 15 जूल्स था, आपने उसे पुश किया और यहाँ जाकर आपका मैग्नेट रुक गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस कॉइल में कितना हीट जनरेशन हुआ होगा, आपका आंसर 15 जूल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी काइनेटिक एनर्जी लूज किया आपने वो सारा का सारा हीट में निकल कर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 15 जूल्स। समझ आ रही है बात? तो ये एक सिंपल सा फंडा है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि आपका एनर्जी कन्वर्जन हुआ है। यहाँ पर जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है वही गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। वो अलग बात है कि आपका ये पोटेंशियल एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है। दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेंज लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये वाली बात मुझे यहाँ पर क्लियर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है एक सिंपल से एग्जांपल जिसमें आपको क्या बोला गया है, डिस्कस द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट इन फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ पर कुछ केसेस दे रखे हैं जिसमें हमें अपने मैग्नेट का एक्सेलरेशन देखना है। पहला केस क्या है? फर्स्ट केस इज दिस। यहाँ पर आपको बोल रखा है कि आपके पास एक मैग्नेट है और एक कॉइल है। मैग्नेट और कॉइल की एक्सिस एक ही दे रखी है, लेकिन ये कॉइल टूटा हुआ है, ब्रोकन कॉइल। ठीक है, अब यहां सपोज हमने अपने इस मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया है। जैसे ही आप मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे मैग्नेट नीचे आएगा, फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से क्या ईएमएफ आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। तो यहां पर एक ईएमएफ तो आएगा, लेकिन इस ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में कोई करंट फ्लो करेगा क्या? वो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कॉइल टूटा हुआ है। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, अगर कोई करंट इस कॉइल में फ्लो नहीं करेगा तो इस कॉइल में फिर किसी तरह का नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपके इस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज आता था तो यहाँ कोई नॉर्थ पोल बन जाता था। अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होता था तो कोई साउथ पोल बन जाता था। पर करंट की वैल्यू ना होने की वजह से यहाँ कोई पोल जनरेट नहीं होगा। अगर मैं आपके इस मैग्नेट का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो आई कैन से कि यहाँ इस मैग्नेट का मास अगर m है तो इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा होगा, उसके अलावा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो आपके इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा भाई? g होगा सर। कितना होगा? g होगा। चलो भाई आगे अपना केस खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं केस में। दूसरा नंबर का केस क्या है? देखो यहाँ आपको बोल रखा है कि सर अब की बार आपने अपना जो कॉइल है ना वो पूरा सही सलामत ले रखा है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर भी हमने अपने मैग्नेट को ड्रॉप किया है। जैसे ही मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ तो होगा, बिल्कुल होगा। क्या करंट भी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपकी बार ये पूरा का पूरा कॉइल कंप्लीट है। किस तरह का करंट होगा? सर देखिए यहाँ पर अगर आपके मैग्नेट का नॉर्थ अप्रोच कर रहा है, हमें उसे नहीं आने देना है, तो इसका मतलब यहाँ जो पोल जनरेट होगा वो नॉर्थ पोल टाइप का होगा। इसका मतलब इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज टाइप का होगा। अब ये नॉर्थ हमेशा आपके इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अब की बार अगर अपने इस मैग्नेट का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो ये तो हमेशा mg फोर्स लग रहा था, पर एक ऑपोजिंग फोर्स भी हमेशा आपके इस मैग्नेट पे लग रहा है। अब यहाँ की तुलना में अगर यहाँ देखा जाए तो क्या इस केस में हमेशा मैग्नेट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू g आएगा या g से कम आएगा? g से कम आएगा। तो इन दिस केस यहाँ जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा वो हमेशा लेस देन g मिलेगा। ठीक है, एक और केस देखिए। थर्ड केस में आपको बोल रखा है कि सर ये जो मैग्नेट है ना हमने इसको अब की बार इसको ऊपर की तरफ उछाल दिया है। ठीक है, तो दिस इज थ्रोन अपवर्ड। अब जैसे ही आपने मैग्नेट को ऊपर की तरफ मूव किया उससे क्या होगा भाई? सर यहाँ से फ्लक्स चेंज होगा, बिल्कुल होगा। ईएमएफ आएगा, बिल्कुल आएगा। व्हाट अबाउट करंट? वो भी आएगा। करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? अब अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पर किस तरह का पोल डेवलप होगा? साउथ पोल टाइप का। साउथ पोल डेवलप होगा तो साउथ पोल हमेशा किस तरह के करंट को रिप्रेजेंट करता है? क्लॉकवाइज। आ गया भाई क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या ये साउथ हमेशा इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? करेगा। तो अब की बार आपके इस मैग्नेट का एफबीडी होगा mg फोर्स नीचे और एक और फोर्स नीचे जो हमेशा आपके इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स किसने लगाया है? ये फोर्स आपके इस साउथ पोल ने इस मैग्नेट पे लगाया है। अब की बार हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है क्या वो पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा है? यस। तो इसका मतलब आपके इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू मोर देन जी है। ठीक है,
तो ये थे आपके वो 3 केस जिसमें हमने अपने एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट को कमेंट किया है। ठीक है, हमने ये बताया है कि यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट किस किस केस में कैसा कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फटाफट देख लेते हैं उसको। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। अब ये केस दे रखा है और इसमें अपन से इंड्यूस करंट इन द कॉइल की बात की गई है। यहां हमें सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए कि जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन बीम दिया जाए तो आपको हमेशा उस बीम को एक करंट की तरह ट्रीट करना होता है। ठीक है, सो हियर वी आर सेइंग कि अल्टीमेटली आपको इस इलेक्ट्रॉन बीम को कैसा मानना है, एक करंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो हमेशा इस क्वेश्चन में आप अपने इलेक्ट्रॉन बीम को एक करंट कैरिंग वायर की तरह ट्रीट करें, सिंपल करंट की तरह ट्रीट करें। ठीक है, अब हमें बोल रखा है कि सर वी हैव अ इलेक्ट्रॉन बीम विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉन बीम में बीम इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट उल्टा आ रहा होगा। इसका मतलब क्या आपके इस इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से करंट इस डायरेक्शन में आएगा? यस। और अगर आपके इस इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो क्या आपके इस करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा? यस। अब इस इंक्रीजिंग करंट की वजह से इस वायर के आसपास, वायर क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि हम अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक ऐसा वायर, करंट कैरिंग वायर ही अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इस इंक्रीजिंग करंट की वजह से हमेशा आपके इस पूरे रीजन में एक इंक्रीजिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा। सबसे पहले आप बताइए कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखें सर, अगर ये आपके करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा भाई? क्रॉस। ठीक है, और हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि हमारा करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है इंक्रीज तो हमारे लूप से होगा फ्लक्स इंक्रीज, और अगर हमारे लूप से होगा फ्लक्स इंक्रीज तो हमें उसे करना है अपोज। कैसे करेंगे भाई? अगर हमारे इस लूप से फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना पड़ेगा। ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई? अंदर। तो आप एक और मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले आइए। अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले आइए, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना चाहिए। किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ हमेशा करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब आपके इस केस में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी इंड्यूस करंट के क्वेश्चंस आए आपको हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करना होता है और उससे हमारा सोल्यूशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास? प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन गिवन बिलो। यहाँ हमें एक सिचुएशन दे रखी है और उसके बेसिस पर हमें अल्टीमेटली कैपेसिटर के ऊपर जो पोलैरिटी अचीव होगा वो बताना है। ये सिचुएशन है सर। यहाँ पर मुझे बोल रखा है कि मेरे पास एक कॉइल है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और मेरे को 2 मैग्नेट्स लगा कर दिए हैं और एरोज हमेशा मैग्नेट के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखो, अगर ये मैग्नेट पास जाएगा कॉइल से फ्लक्स का वैल्यू वेरी होगा, करंट वरंट वो भी होगा। यहाँ पर भी मैग्नेट पास आएगा, फ्लक्स चेंज होगा, करंट वरंट सब होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर ये मैग्नेट अप्रोच करेगा तो नॉर्थ पोल पास जा रहा है तो यहाँ पर किस तरफ का पोल डेवलप होगा? नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल बोले तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इधर से देखने पर। लेकिन यहाँ अगर देखें तो साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, और अगर साउथ पोल अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए? साउथ पोल टाइप का। और अगर साउथ पोल टाइप का तो यहाँ करंट का फ्लो कैसा हो जाएगा भाई? क्लॉकवाइज टाइप का। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना एक रेफरेंस फिक्स कर लीजिए। चलो मान लेते हैं कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करूँगा, तो यहाँ से देखने पर मुझे ये वाले मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में जो करंट आया है उसका सेंस तो कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो एंटी क्लॉकवाइज है मुझे इस तरफ से देखने पर कैसा दिखेगा? वो भी तो क्लॉकवाइज ही दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब आपके इस कॉइल में 2 क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहे हैं, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो क्या आपके करंट के फ्लो होने का सेंस इस तरह का होगा? और अगर हमारे करंट के फ्लो होने का सेंस इस डायरेक्शन में होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। ऐसे ही तो होता है, करंट की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। अगर करंट की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हुए आया, ए पर चिपक गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो हो रहा था तो ये निकला कहाँ से था? ये बी से निकला था। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बी से निकला है तो बी पर चार्ज कैसा आ जाएगा? फिर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमारे इस केस में कैपेसिटर की जो पोलैरिटी अचीव होगी वो क्या होगी? इसमें ए वाला प्लेट पॉजिटिव और बी वाला प्लेट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि करंट की डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। ये कैपेसिटर की चार्जिंग का केस है। किसका केस है? चार्जिंग का केस है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास उसको देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप बी। यहाँ सिचुएशन कुछ इस तरह की दे रखी है आपको। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लूप ए है, एक लूप बी है, दोनों को एक ही एक्सिस पर रखा हुआ है। लूप ए में करंट फ्लो हो रहा है। करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन मुझे पता है। सर पहला काम आप ये कीजिए, करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन देख लीजिए। क्या करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्या इसमें? यस, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि सर मैं आपके इस लूप ए को टुवर्ड्स द लूप बी मूव करूंगा। कर दो, करा दिया। जैसे ही आपका लूप ए लूप बी की तरफ मूव करेगा, आपको बताना है कि लूप बी में जो इंड्यूस करंट सेटअप होगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई लूप ए में सबसे पहले तो जो करंट का डायरेक्शन दे रखा है उसकी हेल्प से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो। करंट यहाँ जो फ्लो हो रहा है क्या यहाँ से अंदर जाता है क्या और यहाँ से बाहर आता है? तो करंट के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के अनुसार घुमा लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों कॉइल्स का एक्सिस सेम होने की वजह से यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी पास होगा, इसका मतलब ये भी पास होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपने इसको इसके पास मूव किया ना। अगर लूप ए को मैं लूप बी के पास मूव करूंगा तो ऐसा करने से हमेशा लूप बी से जो फ्लक्स पास होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड आपके लूप बी से पास होगा, इससे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर लूप बी से फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको उसे क्या करना है? कम करना है। किसके अनुसार? लेंज लॉ के अनुसार। ठीक है, तो अगर यहाँ हमें पता लग रहा है कि फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो मुझे उसे डिक्रीज करना है, तो मुझे ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज मारना पड़ेगा। ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको अपोज करना है तो मुझे लगता है कि एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप करना पड़ेगा आपको। और अगर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप करना है तो उसके लिए हमेशा करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सर करंट का डायरेक्शन लाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होना चाहिए, ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर। तो फिर ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर, ये करंट फ्लो होना चाहिए यहाँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ खड़े होकर इस करंट के डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आई कैन से कि ये ऊपर से तो बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है। अगर ये आपके करंट के फ्लो होने का सेंस है तो ये सेंस आपको कैसा दिख रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर बिठाया जाए और उससे पूछा जाए कि भाई बताओ, आप अपनी आंखों से बताओ कि यहाँ पर हमेशा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट आपके इस लूप बी में क्या आएगा? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या आंसर कर देगा कि करंट के फ्लो होने का सेंस आपके लूप बी में क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये है आपके इंड्यूस करंट का डिस्कशन। आई होप आज आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अगले एपिसोड में अपन फिर मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के और सारे कॉन्सेप्ट्स को अनकवर करने के लिए। थैंक यू सो मच।